समस्या आई क्यों, ये शुरू कहां से हुई, और कल देर रात नेपाल की सेना ने नेपाल की कमान को संभाला है, ये पूरा मुद्दा क्या है, इसको समझने के लिए आप प्लीज और प्लीज अगला 5 मिनट ध्यान से सुनिएगा कि आखिर ये नेपाल संकट क्या है। ये बात आज से 2 महीने पहले शुरू होती है। शुरू तब हुई ये बात जब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने यह कहा कि अमेरिका के 26 ऐप, यूएसए के 26 ऐप ऐसे हैं जिनका ऑफिस नेपाल में भी होना चाहिए, चाहे उसमें ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, यूट्यूब हो, सबका। लोगों ने पूछा क्यों, तो केपी शर्मा ओली ने यह कहा इसलिए इन यूएसए के 26 एप्लीकेशन का ऐप नेपाल में होना चाहिए, क्योंकि अगर ये कोई नेपाल विरोधी सोशल मीडिया पे बात चलेगी तो हम अपनी बात जाके कह के उसको हटवाएंगे। और इसके लिए केपी शर्मा ओली ने 7 दिन का अमेरिका को समय दिया कि अगर आप अपने ये 26 ऐप नहीं, इसके ऑफिस नेपाल काठमांडू में नहीं खोलते हो, क्षेत्रीय ऑफिस, तो हम 7 दिन के बाद इन ऐप के ऊपर बैन लगा देंगे। ये केपी शर्मा ओली कहे, लेकिन 7 दिन बीत गए, अमेरिका ने इस पे कुछ नहीं किया। फिर क्या हुआ, इन ऐप पे बैन लग गया, और बैन लगते ही वहां की जो जेन जी, जो जनरेशन जेड वाले लोग हैं, ये आ गए सड़कों पर। क्यों आए, इन्होंने कहा, इनका अपना क्या कहना है, इन्होंने कहा कि नहीं, नेपाल सरकार इसलिए बदलना चाहती है, इस ऐप के ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहती है केपी शर्मा ओली, क्योंकि ये खुद भ्रष्ट हैं। इनके ऊपर अगर केपी शर्मा ओली की बात की जाए तो इनके ऊपर नेपाल के कोर्ट के अवमानना का केस चल रहा है। इनके ऊपर यह भी आरोप है कि इन्होंने चाय के बागानों को व्यावसायिक भूखंड में बदलने का प्रयत्न किया है। मतलब तमाम तरीके के आरोप इनके ऊपर हैं। यह आरोप लगाया किसने, यह आरोप आपको एक संस्था है नेपाल में, हामी नेपाल, एक संस्था है हामी नेपाल। हामी नेपाल के एक लीडर हैं, संस्थापक हैं, जिनका नाम है सुदान गुरुंग। इन्होंने एक वीडियो जारी करके नेपाल सरकार से, युवा है ये, हामी नेपाल एक संस्था है, इन्होंने एक वीडियो जारी करके बोला कि ये जो जेन जी वाले हैं, मतलब जो इंटरनेट की दुनिया में जब चला, उस समय जो पैदा हुए बच्चे 1995 सन 2000 के बाद, इनसे रिक्वेस्ट किया कि नेपाल के रोड पे आओ। अगर आप हामी नेपाल संस्था के सुदान गुरुंग के कई पोस्ट को देखेंगे तो उन्होंने इस भीड़ से रिक्वेस्ट किया, रोड पे आओ, अपने अधिकार मांगो, क्योंकि भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए इन 26 अमेरिका के ऐप पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि केपी शर्मा ओली ने इसका जवाब नहीं दिया। जब ये लोग रोड पे आए तो केपी शर्मा ओली से यह बोला गया कि तुमने चाइना के टिकटॉक पे क्यों नहीं प्रतिबंध लगाया, अमेरिका वालों पे क्यों प्रतिबंध लगा दिया। तो केपी शर्मा ओली ने कहा 2 साल पहले हमने चीन के टिकटॉक पे भी प्रतिबंध लगाया था, और चीन को यह कहा था कि तुम अपना ऑफिस काठमांडू में खोलो, नहीं बंद कर देंगे। तो चीन ने अपना ऑफिस खोल दिया, कहां पे, काठमांडू में। तो अमेरिका क्यों नहीं खोलेगा। लेकिन जेन जी यूथ के लोगों का कहना था कि नहीं 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 नहीं, तुम अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये सारा गेम रचे हो, तुम चीन के करीब हो, अमेरिका का नाम न लो। ये सब बात हामी नेपाल संस्थापक सुदान गुरुंग ने कई बार, कई अलग अलग पोस्ट के माध्यम से जनता से कहा कि भाई आओ। और उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है ये हमारी आखिरी वीडियो हो, इसके बाद नेपाल सरकार हामी नेपाल के सदस्यों को और हम लोग को मरवा दे। जनता पहुंच गई संसद के सामने और चढ़ गई संसद भवन के ऊपर। युवा लोग पहुंचे और संसद भवन के ऊपर चढ़ गए, तोड़फोड़ हुई। तोड़फोड़ करने के बाद ये जो सोशल मीडिया बैन का जो करप्शन चल रहा था, नेपोटिज्म, ये सब आरोप लगाते हुए जेन जी के लोगों ने, युवाओं ने संसद में आग लगाया, अटॉर्नी जनरल के घर में, सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह आग लगाया। आग की स्थिति तो ये रही, राम झालानाथ वहां के भूतपूर्व पीएम थे, उनके घर में जाकर के आग लगा दिया गया। और जब उनके घर में जाकर के आग लगाया गया, उस समय झालानाथ खनल, जो कि भूतपूर्व पीएम नेपाल थे, उनकी वाइफ राज्य लक्ष्मी चित्रकार घर में मौजूद थी। पूरा घर थोड़ी ही देर में धू धू करके जलने लगा और उनकी वाइफ उसमें जिंदा जल करके देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। यही नहीं, नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पैंडोल को रोड पे दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया भीड़ के द्वारा। वो भागना चाहे थे अंदर, लेकिन उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। गृह मंत्री रमेश लेखक, जो कि केपी शर्मा ओली की पार्टी में सहयोगी पार्टी के रूप में थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। अब केपी शर्मा ओली ने कहा कि हम इस भीड़ के आगे नहीं झुकेंगे। उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया। जब गोली चली तो 15 से 20, 19-20 युवाओं की डेथ हो गई। इस डेथ की वजह से स्थिति और बिगड़ गई और नेपाल के 7 जिला में कर्फ्यू लगा दिया गया। लेकिन ये 7 जिला का कर्फ्यू भी रोक न पाया नेपाल के जेन जी के इस आंदोलन को। और उन्होंने क्या किया कि जाकर के फॉर्मर पीएम की वाइफ को तो जिंदा जला ही दिया घर में, साथ ही साथ यह भी किया कि अब गृह मंत्री हो, पीएम हो, राष्ट्रपति हो, सबको इस्तीफा देना पड़ेगा। जब हालात और बेकाबू हुए तो सभी को, चाहे आप राष्ट्रपति रामचंद्र पैडोल की बात करें, पीएम केपी शर्मा ओली की बात करें, कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी की बात करें, गृह मंत्री रमेश लेखक की बात करें, वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पैडोल की बात करें, सबको इस्तीफा दे दिया गया। लेकिन इतने इस्तीफे के बाद भी स्थिति नहीं बदली। इस्तीफा तो हुआ जेन जेड के प्रोटेस्ट में, लेकिन इस्तीफा के बाद भी जब स्थिति नहीं बदली तो नेपाल की सेना ने कल रात 10 बजे पूरे देश की कमान को संभाला
और वो व्यक्ति जिसकी मैं शुरू में बात किया हूं, हामी नेपाल के संस्थापक सुदान गुरुंग जी, उन्होंने अपनी 3 मांगे रखी थी। उसमें से जो तीसरी मांग थी, पहला उन्होंने ये रखा संसद को भंग करो, युवाओं ने कहा हां भंग करो। दूसरा रखा वो अधिकारी जो छात्रों पे युवाओं पे गोली चलाए हैं उनको निलंबित करो। और तीसरा मांग रखा चुनाव दोबारा होना चाहिए नेपाल में। और सबसे बड़ी बात कि जो वर्तमान सरकार है उसको तो हटना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और जितने ये 26 ऐप हैं अमेरिका के, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, सबको दोबारा बहाल करो। हालांकि वो बहाल हो चुके हैं। इस समय नेपाल में सब सारे सोशल मीडिया ऐप जो अमेरिका के 26 ऐप थे वो चलने शुरू हो गए हैं। लेकिन इस तरीके के प्रदर्शन में इससे पहले भी अगर आप याद करें तो आपके म्यांमार में ऐसा प्रदर्शन हो चुका है। कुछ समय पहले याद करो श्रीलंका में ऐसा हो चुका है। थोड़े दिन पहले याद करो बांग्लादेश में ऐसा हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि आपके क्या कहा जाता है, इस तरीके के प्रदर्शन पहले नहीं हुए हैं और सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है। सत्ता परिवर्तन हुआ है और अब पड़ोसी देश नेपाल में भी यही हो रहा है। इस बात से मैं तो एक बात जरूर पहुंचता हूं एक निष्कर्ष पे कि हम भारत के लोगों को अपने संविधान में जरूर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि हम भारतीयों के लिए भारत से ऊपर कोई नहीं है। और इन घटनाओं से कहीं ना कहीं सबक लेना चाहिए। अब इस घटना में चाइना के टिकटॉक का नाम आ रहा है, अमेरिका के 26 ऐप का नाम आ रहा है। और आपको अगर जानकारी के लिए बता दें तो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अभी भारत के ऊपर टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं, इवन आईटी सेक्टर में उन्होंने टैरिफ लगाया। टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं आईटी सेक्टर में आउटसोर्सिंग में। और अगर आईटी सेक्टर आउटसोर्सिंग में डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाएंगे तो हो सकता है भारत का भी प्रतीकात्मक कदम हो कि भारत भी उनके ऐप को या चीजों को बोले कि तुम्हारा भी बिजनेस फिर भारत में नहीं होगा। उस समय भारतीय क्या करेंगे? अगर भारत में अमेरिका समर्थित ऐप के ऊपर प्रतिबंध लगने जैसी बात हुई तो भारतीय क्या करेंगे? यह भी सोचने वाली बात है। लेकिन आज सुबह, मतलब आज 10 सितंबर सुबह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने ये कहा, डोनाल्ड ट्रंप और भारत के अच्छे संबंध हैं, मैं डोनाल्ड ट्रंप से बात करने के लिए उत्सुक हूं, भारत अमेरिका के संबंध हमेशा से अच्छे रहे। कुछ इस तरह का सोशल मीडिया पे कमेंट किया नरेंद्र मोदी जी ने। अब आप अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, अब नेपाल, युवाओं ने बदल दिया। लेकिन इनके मुद्दे अलग थे। लेकिन भारत में संविधान सर्वोपरि है, इस बात को याद रखेगा। हम भारतीयों के लिए अपने प्राण से भी ज्यादा अपना भारत जरूरी है, न कि किसी दूसरे तीसरे के चक्कर में, देश के चक्कर में पड़ के हम अपने देश को कभी कोई नुकसान की दूर दूर तक सोचे भी। ओवरऑल यह निर्णय